नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्युत सेल के बारे में कुछ नॉलेज है वो हमने पहले से ही इस पे लिख लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत सेल होता क्या है। तो विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल वह युक्ति होती है, यानी वह प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी विद्युत सेल क्या करता है? विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि जो केमिकल एनर्जी होगी उसको किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा विद्युत सेल। यानी कि विद्युत सेल के अंदर एक केमिकल एनर्जी है, वो रासायनिक ऊर्जा एकत्रित होती है। फिर हम जब उसको यूज करेंगे तो वो जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। और क्या होगा? तो जो इस प्रकार की जो युक्तियां होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत सेल। आपने घर पे जो प्रयुक्त होने वाले सेल हैं वो देखे ही होंगे, तो वो भी एक क्या है? विद्युत सेल होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, विद्युत सेल जो होता है, सेल आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का स्रोत नहीं होता है, सेल केवल ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जो विद्युत सेल है अपना, वो किसका? आवेश और इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं होता है, वो केवल ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी उसके अंदर केवल ऊर्जा होती है। आवेश और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? वो तो परिपथ के अंदर होते ही है, बट ये एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे ऊर्जा मिलते ही आवेशों का क्या होता है? प्रवाह शुरू होता है परिपथ के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? अपना परिपथ कंप्लीट होता है और विद्युत धारा बहती है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, सेल क्या है? आवेश और इलेक्ट्रॉन का स्रोत कभी नहीं है, ये क्या है? केवल ऊर्जा का स्रोत है। तो आवेश और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? ये केवल कहाँ होते हैं? परिपथ के अंदर होते हैं। परिपथ के अंदर होते हैं। कौन? ये वाले। ठीक है, मैंने वहां लिख लिया परिपथ, कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूं। ये कहाँ होंगे? परिपथ में होंगे। जैसे ही हम इस सेल से इसको ऊर्जा देंगे तो जो ये आवेश और इलेक्ट्रॉन है वो गति करना स्टार्ट करेंगे और विद्युत धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ गए होंगे, सेल जो है वो आवेश और इलेक्ट्रॉन का कभी स्रोत नहीं होते हैं, केवल ऊर्जा का स्रोत होते हैं। वो केवल ऊर्जा देने की ट्राई करते हैं। उसके बाद देखो, सेल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? जो सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। जो सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो क्या होता है? प्राथमिक सेल। इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको जो घरों में हम घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, उसी सेल को आप बोल सकते हो कौन सा? प्राथमिक सेल। मेरे पास अगर वो सेल होगा तो मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं, 2 मिनट। तो चलो, जो प्राथमिक सेल जो होता है वो क्या होता है? सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि ये सेल आपको दिख रहा होगा जो हम सामान्यतः घड़ी के अंदर डालते हैं। मैं कैमरा को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख गया आपको? तो इसका देखो, जो ये वाला सिरा होता है वो होता है नेगेटिव का। यहाँ पर देखो लिख भी रखा है नेगेटिव, और ये वाला जो बड़ा वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव का होता है। तो ये जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। देखो इसमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा भरी होती है जो बीच में, और जब हम इसको जोड़ते हैं किसी वायर से तो इसकी जो भी रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर भरी हुई है वो कहाँ होगी? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी और हमारी परिपथ बनेगा और धारा बहेगी। और इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर जो भी रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है वो अगर पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा में खर्च हो जाती है तो फिर ये सेल किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि हम इसको चार्ज नहीं कर सकते। यानी इसको दोबारा आवेशित करके इसके अंदर ऊर्जा नहीं भर सकते। तो ये सेल एक बार यूज कर सकते हैं। इसका जो उद्देश्य, इसका जो हमारा यूज होता है वो वन बार इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी एक बार इसको यूज कर सकते हैं इस सेल को। ठीक है। उसके बाद आते हैं द्वितीयक सेल। यानी प्राथमिक सेल समझ गए होंगे, दिमाग में रखना है इस सेल को, और परिभाषा बनानी है जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे और उसका हम दूसरी बार यूज न कर सके, यानी कि उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। और देखो द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में के रूप में पहले एकत्र किया जाता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर उस ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं। यानी कि द्वितीयक सेल क्या होगा? द्वितीयक सेल भी इसी प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार की साइज वगैरह ऐसी होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको पहले तो रासायनिक ऊर्जा के अंदर एकत्रित किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? पहले केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा, वो एकत्रित होगी, और जब हम इसका यूज करना चाहेंगे, जब इसको हम धारा से कनेक्टेड मतलब परिपथ बनाएंगे, तो वो विद्युत ऊर्जा किसमें हो जाएगी?
तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होने के बाद रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे जब खत्म हो जाती है, सेल वापस खोखला हो जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं बचता है, तो वापस हम उसको ऊर्जा देके वापस उसके अंदर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं, चार्ज। तो उसको चार्ज करके वापस उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भर देंगे और वही रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर पड़ी रहेगी, और जब वापस हम इसका यूज करेंगे तो वो रासायनिक ऊर्जा किसमें हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी प्रकार ये चलता रहता है। यानी कि जो स्टूडियो होते हैं उसके अंदर जो कैमराज होते हैं उसके अंदर जो सेल आते हैं वो चार्जेबल होते हैं। आपने देखा होगा वो 4-5 सेल एक प्लग के अंदर डाल के, एक होल्डर के अंदर डाल के चार्ज करते हैं। स्टूडियो वाले कैमरा के अंदर सेल आते हैं इस प्रकार के जो चार्जेबल होते हैं, तो वो होते हैं द्वितीयक सेल। यानी कि जो कैमराज के अंदर सेल आते हैं वो द्वितीयक सेल होंगे, और जो अपन यूज करते हैं घड़ी में डालने के लिए या और कहीं भी कोई गाड़ी छोटी रिमोट वाली चलाने के लिए, वो होते हैं प्राथमिक सेल। समझ गए होंगे सेल है क्या। तो अब देखो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जो सेल है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यानी कि एक पात्र ले लेते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर जो ये द्रव भरा रहेगा उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटय। ठीक है, ये जो होता है ये होता है विद्युत अपघटय। और यहाँ पर क्या होती है, 2 प्लेटें लगी हुई होती हैं। ठीक है, मार्कर अलग रंग का होता तो आपको अच्छे से समझ में आता है। 2 प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, 2 प्लेटों में से एक प्लेट जो होती है वो धनावेशित होती है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेटें लगी हुई होती है, एक पे प्लस और एक पे माइनस होता है, और जो ये इसके अंदर द्रव भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय। ठीक है, जो वैद्युत अपघटय होता है वो इसके मध्य धारा बनाने के लिए काम आता है। यानी कि प्लस और माइनस के जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो, वो इसके अंदर डूबे हुए होते हैं, और इसी की मदद से पूरे परिपथ के अंदर है क्या, धारा है वो बहती है। तो इसका मतलब विद्युत अपघटय का कार्य है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धारा है वो बनाए रखता है। और जो वैद्युत अपघटय है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत अपघटय नहीं, जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में भी मैं अभी बता देता हूं आपको। तो उससे पहले थोड़ा आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल ये क्या है, सब हम आराम से समझेंगे। तो थोड़ा इसको वापस समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लेना है कोई भी फ्लास्क को या बीकर हो, जिस प्रकार मैं पूरा मतलब बता रहा हूँ आपको ये किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक माना बीकर लिया। ठीक है, उसके अंदर हम जब वैद्युत अपघटय भरते हैं, वैद्युत अपघटय जब भरते हैं और उसके अंदर हम कोई भी 2 इलेक्ट्रोड या किसी भी प्लेट को डालते हैं, तांबे की हो किसी भी, ठीक है, सीयू सड़ भी हो सकती है। तो उसको जब हम अंदर डालते हैं तो जैसे ही हम विद्युत अपघटय के अंदर इस प्लेटों को डालते हैं तो एक प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी और एक दूसरी जो प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाएगी। यानी कि एक प्लेट धनावेशित हो जाएगी और दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। और जैसे ही हम इनको किसी तार से जोड़ेंगे, इन 2 प्लेटों को किसी तार से जोड़ेंगे, यानी कोई चालक तार होगा, उससे जब हम इन दोनों प्लेटों को जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो धारा है उसका प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये विद्युत अपघटय है अपना, जो ये विद्युत अपघटय है वो एक ऐसी रासायनिक क्रिया करता है इसके अंदर, ताकि जो दोनों प्लेटों है उस पर आवेश है वो मिलता रहे, यानी ये आवेश है उनको देता रहता है, जिससे कि परिपथ के अंदर धारा है वो बनी रहती है। जब हम इनको तार से जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर अब मैं लिख दिया है, तो यहाँ पर ऐसे भी इसको तार से जोड़ के हम परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तार से जोड़ेंगे, और जो विद्युत अपघटय होता है वो क्या करता है, ऐसी रासायनिक क्रिया करता है जिससे इन पर आवेशों की पूर्ति होती रहती है, इन प्लेटों को आवेश मिलता रहता है और ये प्लेटें आगे से आगे आवेश देती रहती है, जिससे कारण परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह बना रहता है। तो समझ गए होंगे आप इस पूरी प्रक्रिया को, ये कैसे होती है। तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता। तो चलो ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको साफ कर देते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो इसको हम साफ कर देते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है वो जब सेल खुले परिपथ में हो, यहाँ उससे धारा नहीं ली जा रही हो, तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहलाता है। E बराबर होता है W/Q, ये इसका अलग फॉर्मूला है और इस परिभाषा के अनुसार मैं पूरा समझाऊंगा। यानी कि जो ये अपना सेल है, जब हम इसको मार्केट से लाएंगे तो इसके अंदर, जब हम परिपथ के अंदर इसको नहीं डालेंगे, क्या बोला, जब परिपथ में खुले परिपथ में हो, यानी इसको हम परिपथ में नहीं डालेंगे, यानी
इसके यहाँ से तार जोड़ के किसी बल्ब को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बस ये खुला परिपथ है, इसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये सेल है अपना, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो जब ये ऐसे ही पड़ा रहे तो ये खुला परिपथ होता है, और जब ये क्या हो, यहाँ प्लस है या माइनस, जब हम इसको किसी भी तार से जोड़ते हैं और यहाँ इसका परिपथ बनाते हैं, तब ये होता है बंद परिपथ। ठीक है, ये होता है अपना खुला परिपथ। इसको क्या बोलोगे आप, खुला परिपथ, और इसको क्या बोलोगे, बंद परिपथ। समझ गए, इसको बंद परिपथ बोलोगे। यानी कि सेल खुले परिपथ में हो तब जो इनके दोनों सिरे हैं, यानी कि जब मैं इसके यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाऊं इन दोनों सिरों के मध्य, तो जो मेरा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आएगा, इसका जो मेरा पाठ्यांक आएगा वोल्ट मीटर का, वो क्या होता है, मेरा विद्युत वाहक बल। यानी कि मैं लिख सकता हूं EMF इजिकल टू वोल्ट मीटर का क्या हो, पाठ्यांक। जब सेल क्या होना चाहिए, खुले परिपथ के अंदर होना चाहिए, यानी सेल के अंदर परिपथ नहीं जोड़ना है, केवल खुले परिपथ के अंदर जब उसका विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है उसको हम विद्युत वाहक बोलते हैं। यानी विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q भी हो सकता है। यानी कि एकांक धनावेश को, जब बट्टा में कोई भी चीज होती है तो उसकी परिभाषा कैसे बनानी है, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ में उस आवेश को भेजने के लिए, उसको बहाने के लिए विद्युत परिपथ के अंदर जो वर्क किया जाता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सेल द्वारा जो कार्य एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ के अंदर डालने के लिए किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। वापिस देखो, एकांक धनावेश को परिपथ के अंदर बहाने के लिए जो वर्क सेल द्वारा किया जाता है उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, W, कार्य का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम, जूल बट्टा कूलाम। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब विद्युत वाहक बल क्या होगा वो भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत अपघट्य बारे में देख लिया, अब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये इस प्रकार से E बनाते हैं, और मैंने यहाँ पर सीधा E बनाया है तो कोई नहीं, हमको इस प्रकार से E बनाना है। ठीक है, थोड़ा मरा हुआ E बनाना है, हमको थोड़ा E को बिगाड़ के बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध। वीडियो का टाइम ज्यादा हो गया तो फिर पूरा नहीं हो पाया, इसलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r कहते हैं। विद्युत धारा में जब वो प्रतिरोध हम निकालते थे किसी भी परिपथ में, वो कैपिटल R से दर्शाते थे, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाएंगे। अब आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण होगा, जब किसी भी दो इलेक्ट्रोड होंगे और विद्युत अपघट्य के अंदर दो इलेक्ट्रोड डूबे होंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड प्लस एक इलेक्ट्रोड माइनस। ठीक है, दो प्लेटें होगी, तो जो विद्युत अपघट्य होता है वो धारा को बहने में उसको विरोध करता है। यानी कि जो धारा बहेगी, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, तो यहाँ से जब धारा जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जाएगी धारा, सॉरी यहाँ से प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, यानी यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जाएगी। तो प्लस से जब यहाँ से जाएगी तो ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है विद्युत अपघट्य, वो इस धारा को जाने में क्या करेगा, विरोध करेगा। ये धारा को बोलेगा तू मत जा मत जा, उसका विरोध करेगा। तो यही विरोध क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल के अंदर का प्रतिरोध। बाहर वो अलग होगा, सेल के जो अंदर जो प्रतिरोध होगा उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे, जो कि विद्युत अपघट्य द्वारा सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य धारा प्रवाहित करने का विरोध करता है, वो विद्युत अपघट्य करता है। कौन, विद्युत अपघट्य भरा हुआ होगा, तो ये यहाँ से जो धारा जाएगी इसके अंदर से, तो ये धारा का विरोध करेगा, जिसको हम स्मॉल r से बताएंगे आंतरिक प्रतिरोध। यानी धारा के मार्ग में रुकावट जो होती है विद्युत अपघट्य के कारण, उसको हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, जिसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अब इसकी निर्भरता कैसे, उसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, CID/AT, यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो सांद्रता के समानुपाती होगा, धारा के भी समानुपाती होगा, और D यानी कि दूरी के भी समानुपाती होगा, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, A और T यानी क्षेत्रफल और तापमान के। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कहीं, तो ये ट्रिक आप नोट जरूर कर लेना, बाकी नोट ना करो तो आपके मर्जी, लेकिन ये ट्रिक नोट करना मत भूलना। ठीक है, तो CID/AT अच्छी ट्रिक है, कौन कौन समानुपाती कौन कौन व्युत्क्रमानुपाती, इससे आपको पता चल जाएगा।
इसका मतलब आप समझ गए होंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आंतरिक प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करेगा सांद्रता, धारा और दूरी की व्युत्क्रम समानुपाती होगा और ए और टी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ गए। और जब ये समानुपाती होते हैं तो जो अपना आंतरिक प्रतिरोध आर है वो समानुपाती होता है एल और व्युत्क्रमानुपाती ए होता है। ठीक है, देखो D/A दिख रहा है, ये तो मैंने सम्मिलित ट्रिक बनाई है और यहाँ पर एक अलग से लिख लेता हूँ। तो जब हम इसका समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो K कांस्टेंट आता है और जो ये K है वो किस पे डिपेंड करता है, K जो है वो विद्युत अपघटन की प्रकृति पे डिपेंड करता है। विद्युत अपघटन की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आर समानुपाती होता है एल के व्युत्क्रमानुपाती ए के होता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने मतलब जो पहले पढ़ा उसमें भी यही पढ़ा था कैपिटल आर के बारे में, जिसको हमने बाद में विशिष्ट प्रतिरोध दिया था। इस के का नाम विशिष्ट प्रतिरोध दिया था। तो ये जो के होता है वो विद्युत अपघटन की प्रकृति पर निर्भर करता है और स्मॉल आर जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। चलो पढ़ लेते हैं टर्मिनल वोल्टता। अब देखो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। जब सेल बंद परिपथ में हो या उससे धारा ली जा रही हो तो सेलों के मध्य सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता। यानी कि जब सेल है इसको हम परिपथ से जोड़ेंगे, इसको किसी भी परिपथ से जोड़ेंगे तब जो इसमें दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता। यानी कि जब सेल को हम यूज ना करें तो जो इसका विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल कहलाता है और जब हम इसको यूज करें तो इसके सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो यानी कि इससे मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है समझना अच्छे से, विद्युत वाहक बल जिसको हमने थोड़ा ऐसा बिगड़ा हुआ ये क्या होगा, विद्युत वाहक बल जब हम उसको यूज ना करें मार्केट से खरीदते सीधा उसके उन सिरों पर जो वोल्ट होता है जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यानी कि जब यूज करेंगे तो उसका जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टता और इसका कुछ विभवांतर है वो आंतरिक प्रतिरोध में चला जाएगा। जो विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के अंदर कुछ लॉस हो जाता है उसको हम विभव पतन बोलते हैं। ठीक है, विभव का पतन यानी कम हो जाना। तो इन दोनों को जब आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता को जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा ना, कुल विद्युत वाहक बल आ जाएगा। विद्युत वाहक बल है क्या, देखो जैसे मैंने इसको खरीदा तो इसमें मैंने देखा कितना था, मेरा 40 वोल्ट का था ये सेल। ठीक है, विभवांतर था 40 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने इसको यूज किया परिपथ से जोड़ा तो मेरा काम कितना आया, 35 वोल्ट ही आया परिपथ के अंदर और जो 5 वोल्ट था वो कहां चला गया, आंतरिक प्रतिरोध में। देखो 35 और 5 40 वोल्ट था शुरुआत में। तो हम इसको लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस टर्मिनल वोल्टता। यहाँ फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टर्मिनल वोल्टता पहले आंतरिक प्रतिरोध बाद में। ठीक है, यानी कि हम इस बिगड़े हुए ई को क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो होती है स्मॉल वी और प्लस जो आंतरिक प्रतिरोध होता है कैपिटल आर। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है, जो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम क्या लिखेंगे, आई आर। उसको क्या लिखेंगे, आई और आर लिखेंगे ना। सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पर जो ये है वो आर नहीं होगा क्योंकि देखो जो आंतरिक टर्मिनल वोल्टता है वो स्मॉल वी हो गया, लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके अंदर देखो ये जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, वोल्ट में है, 40 वोल्ट है। अब दोनों चीज क्या आ रही है, वोल्ट में आ रही है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर जो V है बड़ा वाला V है ये इसको हम लिखेंगे कैपिटल V। ठीक है, इसको कैपिटल V लिखेंगे और इसको स्मॉल V लिखेंगे। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, कंफ्यूज हो गया। तो देखो V और V, अब यहाँ पर जो V है ये जो V होगा उसको हम बोलेंगे विभव पतन। यानी कितना विभव है वो बीच में लॉस हो गया आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल V। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बराबर में लिखेंगे जो V है टर्मिनल वोल्टता उसको हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। यहाँ पर देखो टर्मिनल वोल्टता है तो R कैपिटल आएगा, प्रतिरोध कैपिटल होगा क्योंकि परिपथ के अंदर होगी। टर्मिनल वोल्टता कब होगी, जब परिपथ में होगा सेल। जब परिपथ के अंदर होता है तो परिपथ का भी कुछ प्रतिरोध होगा, आगे लगा हुआ होगा कुछ भी तो प्रतिरोध होगा, तो उसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे। अब विभव पतन यानी कि कितना विभव लॉस हुआ विद्युत अपघटन के विरोध करने के कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तो विभव पतन क्या होगा, वो भी आई, धारा तो आई है बट जो इसका जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। तो इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। फिर हम इसके विद्युत वाहक बल के बराबर क्या हो जाएगा, I
बाहर ले लेंगे और R प्लस R लिख लेंगे, यानी I को कॉमन ले लिया और R प्लस R हो गया। अब जब हम इसकी धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? धारा। तो धारा क्या हो जाएगी? टोटल धारा क्या हो जाएगी? कुल विद्युत वाहक बल, यानी ये वाला, और बट्टा में आ जाएगी ये चीज, यानी I बराबर विद्युत वाहक बल और R प्लस R यानी कुल प्रतिरोध। जब हम धारा निकालेंगे तो विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध है वो बट्टा में आ जाएगा धारा के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने I को कैपिटल लिया है, कोई कोई स्मॉल में भी लेते हैं, हमने कैपिटल लिया है, तो इसलिए डरना मत कि गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो I बराबर हो गया विद्युत वाहक बल बट्टा कुल प्रतिरोध। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर इस IR को मैं V रखूं और इस IR को क्या कर दूं? IR कर दूं। तो ये जो मेरा होगा वो एक फॉर्मूला आ जाएगा जो आपके कहीं काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल वोल्टता प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूँ कि ये पूरा फंडा है क्या। यानी कि जब हमको पता है कि कोई भी सरकार होती है तो वो क्या करती है? बजट पास करती है। कहाँ समझाऊं? यहाँ समझा देता हूँ। चलो, बजट पास करती है तो बजट मान लो आया 100 रुपए का, बजट पीछे से कितना आया? 100 रुपए का। यानी जब उस बजट का कोई भी यूज नहीं हुआ, उस बजट को यूज में नहीं लाया, तो वो बजट था 100 रुपए का, सरकार ने पास किया। ठीक है, यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये था बजट 100 रुपए का। जब इसको हम यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होता है? विद्युत वाहक बल। तो इसको हम लिख ले EMF, यानी कि जो बजट आता है सरकार का कितने 100 रुपए का, वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल। अब जब ये बजट आया, 100 रुपए का बजट आना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या हो गया? भ्रष्टाचार, जिसके कारण ये कितना आया? 80 रुपए ही उस बजट जिसके लिए लगाना था कार्य, उसमें 80 रुपए ही काम लग पाए। बीच में जो 100 रुपए थे वो क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया। तो जो ये 20 रुपए हैं, जो 80 रुपए यूज हुए हैं, वो तो है अपनी टर्मिनल वोल्टता, उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टता। और जो बीच में 20 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो अपना क्या होता है? स्मॉल आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि 100 रुपए का बजट आया, उसमें से यूज कितना हो पाया? 80 रुपए। 20 रुपए कहाँ चले गए? बीच में खा लिए लोगों ने, भ्रष्टाचार हुआ। तो जो ये भ्रष्टाचार होता है, इसमें चैल जब हम लाते हैं नया तो कितना होता है? 100 वोल्ट होता है, लेकिन बीच में भ्रष्टाचार यानी आंतरिक प्रतिरोध के कारण 20 वोल्ट चला जाता है। यूज कितना आता है? 80 वोल्ट। तो वो क्या होता है? टर्मिनल वोल्ट था। यानी कि जब सेल यूज करते हैं, जो प्रतिरोध यूज करने पर काम आता है वो टर्मिनल वोल्ट था। जब नया लाते हैं तो विभवांतर जो होता है वो होता है विद्युत वाहक बल, और बीच में जो खाया जाता है वो होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे से आगे शेयर कर देना। चलो वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।